अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ड्रग्स से रिलेटेड हैं, पहले मैं उनको डिस्कस कर दूं, फिर आगे हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ड्रग्स। पहला पॉइंट है कि ड्रग्स विच इनहैबिट एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड एंजाइम इनहैबिटर्स। क्या बोले जाते हैं? एंजाइम इनहैबिटर्स। समझ गए बच्चों? ऐसे औसत जो एंजाइम के किसी भी कार्य में बाधा डालते हैं एंजाइम इनहैबिटर्स कहलाते हैं। और वैसे भी हमने जो है ड्रग एक्शन की जो मैकेनिज्म पढ़ी थी उसमें ये टॉपिक डिस्कस भी किया था, तो यहां पर मैंने दोबारा इसलिए डिस्कस कर दिया कि इस तरह का कोई टॉपिक या पॉइंट उसमें रह गया हो तो ये ध्यान रखना है कि एंजाइम इनहैबिटर्स क्या कहलाते हैं, उसको डिफाइन कर दिया, इसको आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स आर। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो एक प्रकार का बॉडी में मैसेंजर का वर्क करते हैं, मींस एक केमिकल मैसेंजर है, और ये न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स टू मसल्स इनके बीच में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये है एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एड्रेनालिन। समझ गए ना? ये कहलाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, इन्हें केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। इसके अलावा केमिकल मैसेंजर्स जो है वो क्या होते हैं? हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन इनमें से ये है इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक केमिकल मैसेंजर है। ओके, थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड है कि NaHCO3 जो एंटासिड है। समझ गए बच्चों? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के फॉर्म में यूज करते हैं हम, तो इसका यूज एंटासिड के फॉर्म में ज्यादा करना हार्मफुल होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जब स्टमक में पहुंचता है तो ये जितना भी HCl है उसे न्यूट्रल कर देगा, जिससे इस और फिर बचा हुआ NaHCO3 जो है स्टमक को एल्किलाइन कर देगा, जिससे एसिड का बनना और बढ़ जाएगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी, अल्सर हो सकते हैं। ओके, यही मैंने लिखा है कि NaHCO3 एंटासिड व्हेन यूज्ड इन एक्सेस इट कैन बी स्टमक एल्किलाइन, तो इसको बोलते हैं हार्मफुल एंटासिड। समझ गए बच्चों कि इसका उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पेट को छारी बना देगा और ऐसे में हमें अल्सर हो सकते हैं, जलन हो सकती है, तो इसे बोला जाता है हानिकारक हार्मफुल एंटासिड या बैड एंटासिड। ओके, इस तरह से। थर्ड पॉइंट है कि क्लोरोफेनिरामाइन, डाइफेनाइल हाइड्राजाइन और प्रोमेथाजाइन ये एंटीहिस्टामिन्स हैं। मैंने एंटीहिस्टामिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, उनमें से ये ड्रग्स रह गए थे, ठीक है, तो ये और याद रखने हैं। ब्रोमफेनिरामाइन, ये तो एग्जांपल में बता चुका हूं, यहां है ठीक है, फेनिरामाइन, और ये डाइफेनाइल हाइड्राजाइन, प्रोमेथाजाइन, ये सब एंटीहिस्टामिन्स हैं, ये ध्यान रखना। ओके, ऑब्जेक्ट में आया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, जो एनाल्जेसिक है और जो ट्रांक्विलाइजर्स है, समझ रहे हैं ना, दर्द निवारक और प्रशांतक जो ड्रग्स है ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स कहलाते हैं। मींस ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्टेड करते हैं, जिसके कारण जो मैसेजेस हैं वो हमारे माइंड तक नहीं पहुंचते और हमें एक जो है दर्द से क्या मिलता है, आराम। तो ये ध्यान रखना है कि एनाल्जेसिक और ट्रांक्विलाइजर ये दोनों जो हैं कैसे होते हैं? न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ओके, दर्द निवारक और प्रशांतक तंत्रिका सक्रिय औषध होते हैं। नेक्स्ट है वेरोनिन, वैलियम, सेरोटोनिन, ल्यूमिनल, सेकोनल, बर्बिटूरिक एसिड, ये सब हाई, ठीक है, हिप्नोटिक ड्रग्स हैं बच्चों, मींस हैविंग स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग नेचर। समझ गए ना? ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हिप्नोटिक होते हैं, मींस होता है स्लीपिंग, और ये सभी क्या है? ट्रांक्विलाइजर्स। समझ गए ना? ये सब क्या है बच्चों? ट्रांक्विलाइजर्स, प्रशांतक। तो इनके एग्जांपल्स में आपको ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट आता है कि इनमें से कौन सा ट्रांक्विलाइजर है, इनमें से कौन सा ट्रांक्विलाइजर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांक्विलाइजर है जो कि हिप्नोटिक ड्रग्स हैं। इसके अलावा देखो इक्यूनिल भी एक ट्रांक्विलाइजर है,
नियाजाइड, फिनाइलजाइन, कोकाइन, ये भी एक ट्रैंक्विलाइजर है, लेकिन इनका यूज होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के फॉर्म में। ये डिप्रेशन या हाइपरटेंशन जब होता है तब यूज किए जाते हैं। तो ये भी सब क्या है बच्चों, ट्रैंक्विलाइजर्स, समझ गए ना, ये है। इसके अलावा नार्कोटिक ड्रग्स जैसे कि पैथिडाइन, हेरोइन, ये आल्सो यूज एज ट्रैंक्विलाइजर्स। इनका भी यूज किसके लिए होता है बच्चों, नार्कोटिक ड्रग्स में, शांति, डिप्रेशन की कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। तो यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये है एस्प्रिन। इसका आईयूपीएसी नेम है 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। ये 2 पोजीशन में एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझ गए ना, एसिटाइल और ऑक्सी, तो एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। ये एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी भी है बच्चों, ठीक है, और इसके अलावा दर्द निवारक दोनों की तरह यूज होता है। इसका यूज हार्ट अटैक में भी किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इट हैज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। इसमें रक्त को पतला करने या क्लॉटिंग को रोकने की एक टेंडेंसी होती है, तो इसका यूज हार्ट अटैक में भी होता है। फिर आता है कि अगर इसका यूज खाली पेट किया जाए, समझ गए ना, कई बार होता है कि अगर हम एस्प्रिन का यूज खाली पेट करते हैं या ज्यादा एक्सेस में करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से जो है क्या बन जाता है, सैलिसाइलिक एसिड, और जो कि स्टमक में अल्सर ला सकता है, ब्लीडिंग करा सकता है। इसलिए इसको खाली पेट यूज नहीं किया जाता, एक्सेस ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। तो इस तरह से एस्प्रिन का उपयोग हार्ट अटैक में किया जाता है, क्योंकि इसमें रक्त को जमने से रोकने का गुण होता है, किंतु इसका अधिक उपयोग या खाली पेट में उपयोग करना बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से सैलिसिक एसिड बनता है जो पेट में या स्टमक में रक्त स्राव कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, किसके लिए, एस्प्रिन। अब आता है पैरासिटामोल। पैरा पोजीशन में OH की, अब देखोगे एसिटाइल अमाइड है, इसीलिए पैरासिटामोल है, या इसका एक नेम है 4-एसिटोमाइडोफिनोल। देखो 1 2 3 4 एसिटोमाइडो, ये एसिटोमाइडो और ये है फिनोल, या फिर एक और भी नाम है N-एसिटाइल अमीनो। देखो ये N से एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है, तो N-एसिटाइल अमीनो फिनोल, समझ गए ना, इसके ये नेम है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि इनमें से कौन सा एंटीपायरेटिक है या इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है, तो ऑब्जेक्ट में इनके नेम दे दिए जाते हैं और वहां गलत कर जाते हैं। तो ध्यान रखना है, ये 3 नेम है पैरासिटामोल, तो है नेम, उसके बाद 2 नेम और बता दिए। ये भी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों की तरह वर्क करता है। फिर आता है फेनासिटिन। फेनासिटिन और फिनोल में सिर्फ H और C2H5 का डिफरेंस है। इतना ग्रुप अगर इसको हटा दें तो इसे बोलते हैं फेनिटॉल। तो इसका नेम है 4-एसिटोअमाइडो फेनिटॉल, जैसे ये नाम है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसका और भी नाम दे सकते हैं N-एसिटाइल एमिनो, समझ गए ना। यहाँ फिनोल है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, फेनिटॉल, ईथर है ये। तो इस तरह से ये है फेनिसिटिन। इसका भी यूज एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक में होता है। यहां तक आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स मेनली ओपियम मींस अफीम से, और एक होता है मैरिजुना प्लांट, इससे मिलते हैं। मॉर्फिन मेनली ओपियम में होता है, अफीम में होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, समझ के बच्चों। मॉर्फिन का वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसमें, हेरोइन में और कोडीन में। ध्यान रखें कि जो कोडीन है वो मॉर्फिन का ही एसिटाइल डेरिवेटिव होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता। कोडीन और कहें कि हेरोइन जो है ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं हेरोइन, ठीक है। तो जो हेरोइन है और कोडीन है ये डायरेक्ट अफीम में नहीं होते, ये इनके एसिटाइलेशन से बनते हैं। तो यहां पर मैंने हेरोइन में शायद OH कर दिया था, यहां दोनों जगह AC है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ऑब्जेक्ट होता है कि जो कोडीन है उसका नेम क्या है, तो ये है मोनो एसिटाइल मॉर्फिन, और जो हेरोइन है ये है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। एसिटाइल AC मतलब CH3CO। तो ये कोडीन का स्ट्रक्चर है, ये मॉर्फिन है, और सॉरी ये है हेरोइन और ये है मॉर्फिन। नार्कोटिक ड्रग्स है।
इनका यूज जो है आप देखोगे ये भी एनाल्जेसिक होते हैं। इसके अलावा आप मॉर्फिन का यूज देखोगे, ट्रांक्विलाइजर में होता है, हेरोइन का भी होता है, कोडीन का होता है, क्योंकि ये भी एक न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, इफेक्ट डालते हैं। तो यहां पर आप पहले नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ आ जाए कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक आपसे पूछ लिए जाए तो ये है मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। समझ गए ना? स्वापक, ज्वरनाशी, दर्द निवारक। और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में जो रह गए थे, बाकी तो मैंने काफी बताए हैं, और भी है, फिनाइल ब्यूटाजोल, आइबुप्रोफेन, ठीक है, नेप्रोजेन, ठीक है, डाइक्लोरोफेनिक, सोडियम या फिर पोटेशियम, नोवाल्जिन। नोवाल्जिन जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, क्या है, एनाल्जेसिक। जैसे ठीक है, मैंने एंटासिड में एक बताया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रग, ठीक है, सेमेटिडीन। ऐसे ही नोवाल्जिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनाल्जेसिक है। नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड ट्रांक्विलाइजर्स, ये तो मैंने ट्रांक्विलाइजर्स में बता दिया कि ये एनाल्जेसिक भी होते हैं और ट्रांक्विलाइजर्स भी होते हैं। सेल्वर्सन जो है बच्चों, सेल्वर्सन, ठीक है, आर्सेफिनामाइन, डिस्कवर्ड बाय पॉल एलरिच, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। समझ गए ना? ये किसके ट्रीटमेंट में, सिफिलिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है सेल्वर्सन। एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। ये क्या है बच्चों? एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, ठीक है, इसे पॉल एलरिच ने बनाया था। ये है इसका स्ट्रक्चर, ONH2 OH AS दोनों रिंग एक से जुड़ी हैं ऐसे। तो ये है सेल्वर्सन। फर्स्ट एंटी बैक्टीरियल एजेंट है फोनोटोसिप, which is resemble with structure of सेल्वर्सन। बिल्कुल सेल्वर्सन जैसा ही स्ट्रक्चर रखता है। यहाँ AS है तो यहाँ N है, यहाँ NH2 है, NH2, यहाँ NH2 OH बस, और SO3 NH। ये हाइड्रोलाइज होकर सल्फोनामाइड्स बनाते हैं, और जो सल्फा ड्रग्स के समान बहुत ही अधिक इफेक्टिव होते हैं। तो यहीं से सल्फा ड्रग्स की बाद में डिस्कवरी हुई, मतलब उसकी सिंथेसिस हुई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं। समझ गए बच्चों? ये दोनों एंटी माइक्रोबियल होते हैं। आपको इनके स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं, तो एंटीसेप्टिक में है क्लोर जाइलिनॉल, ठीक है, तो ये जाइलिन का ही एक इस तरह का कंपाउंड है। टर्पिनॉल ये है, ओके, ऐसा रहता, सॉरी, ये है टर्पिनॉल और बाइफिनॉल, ऐसे ये दो रिंग बिल्कुल एक सी सब्स्टिट्यूटेड जुड़ी हुई है। ये एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा बोरिक एसिड भी एंटीसेप्टिक होता है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ड्रग्स से रिलेटेड रह गए थे। और भी आप ड्रग का चैप्टर अपनी बुक में देख लें, और कोई कुछ रह गया हो तो उसको भी देखें। इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है, ड्रग। ओके, तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये है केमिकल्स इन फूड, खाद्य पदार्थों में रसायन। समझ गए ना कि जो हमारे फूड्स मटेरियल हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये ऑब्जेक्ट होता है कि ये जो केमिकल्स हैं ये फूड मटेरियल्स के साथ क्यों मिलाए जाते हैं। तो देखो, केमिकल्स आर एडेड विद फूड्स, और ठीक है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो ये मिलाए जाते हैं केमिकल्स, इनका रीजन क्या है, इनका यूज क्या है। तो पहला है देयर प्रिजर्वेशन, इनके परिरक्षण में। प्रिजर्वेशन का मतलब है सड़ने से बचाना या बदबू आना, इस तरह से उससे बचाना। तो ये देयर प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं। एनहांसिंग देयर अपील, सब ठीक है, इनको अधिक आकर्षक बनाना। ओके, एनहांसिंग देयर अपील, इनको अधिक आकर्षक बनाना। एडिटिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, और इनमें पोषक मान बढ़ाने में। समझ गए ना? ये मेन 3 रीजन हैं जिनके लिए केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट जो फूड एडिटिव्स हैं। यह आता है कि फूड एडिटिव्स केमिकल्स जो है खाद्य पदार्थों में योग्य रसायन कौन कौन से यूज होते हैं। तो देखो, एक तो हो गए फूड प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य परिरक्षक, जिसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक,
तीसरे होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कृत्रिम मधुरक, ठीक है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो कि विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स इसके फॉर्म में मिलाए जाते हैं, समझ लेना। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, खाद्य पदार्थों में कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्स मिलाए जाते हैं। फ्लोर इंप्रूवर्स, ब्लीचिंग एजेंट्स के फॉर्म में मिलाए जाते हैं, आटे को ज्यादा साफ और साफ बनाने के लिए। फैट इमल्सिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में मिलाए जाते हैं। फैट जो है आर्टिफिशियल जो मिल्क बनता है उनके लिए। फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो कि नेचुरल फ्लेवर जैसे ही होते हैं। तो ये केमिकल्स हैं जो किसमें यूज होते हैं, फूड मटेरियल्स में। हम इनमें से 3 जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं इनको ही हम डिस्कस करेंगे। यहां तक लिख लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट केमिकल इन फूड में, और वो है फूड प्रिजर्वेटिव्स। इनको बोलते हैं खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो देखो, केमिकल्स विच आर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है, ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब होता है कि ऐसे केमिकल्स जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंजाई, इस तरह से मोल्ड्स, इनके ग्रोथ के कारण जब फूड मटेरियल में स्पॉइलेज हो जाती है, मतलब सड़ने लगता है, तो उससे बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है। समझ गए बच्चों, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से भोजन को सड़ने से बचाने में प्रयुक्त होते हैं, खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स, प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक। आप देखोगे सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट हो गई, शुगर हो गई, चीनी जिसको हम बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेजिटेबल घी हो गया, प्योर घी हो गया, इनका यूज होता है नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म। आप अचार डालते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो चीनी, नमक, इनका यूज किया जाता है। तो ये एक अच्छे क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव्स। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स। आज इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है सोडियम बेंजोएट। 0.06 से 0.1% तक का सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द फूड जैम्स, फ्रूट जूसेस में यूज होता है, एंड सीक्वेसेस, समझ गए ना, इनमें यूज होता है। इसके अलावा आप देखोगे जो सॉस होती है, फ्रूट जैम हो गई, इनमें भी इनको मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। दूसरा है पोटेशियम मेटासल्फाइड, ठीक है, और सोडियम मेटासल्फाइड, इनका भी यूज फूड प्रिजर्वेशन में होता है। इनके डिकम्पोजिशन से SO2 गैस बनती है जो एक किसकी तरह वर्क करती है, एंटी माइक्रोबियल की तरह बिहेव करती है। और इसके अलावा सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, इनका भी यूज होता है। और इसके अलावा डायरेक्ट SO2 का भी कहीं कहीं यूज होता है। तो ये है हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो इनका एग्जांपल्स याद रखना है, नेचुरल कौन से हैं और आर्टिफिशियल, यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक। इन केमिकल्स का यूज जो है बच्चों तब होता है जब कोई भी जो फूड मटेरियल है वो इजीली ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जैसे कि ऑयली या फैट से बने हुए कंपाउंड फूड मटेरियल्स हैं, समझ गए ना, बटर हो गया, ऑयल हो गया, फैट हो गया, बियर हो गई, वाइन हो गई, ये जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एयर से। क्योंकि ऑयल या फैट में अगर आप देखोगे तो लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं जो इजीली ऑक्सीडाइज्ड होती हैं, तब इनका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार के सैक्रिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, बलिदानी खाद्य परिरक्षक। मींस ये स्वयं ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा लेते हैं। तो समझ गए ना कि दे आर केमिकल्स विच आर एडेड टू, या केमिकल्स दे आर, कैसे लिखें कि केमिकल्स विच आर एडेड टू फूड टू रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड। ऐसे केमिकल्स जो फूड में मिला दिए जाए तो फूड पर ऑक्सीजन की एक्शन को कम कर देते हैं, कहलाते हैं ऑक्सीडेंट। ओके, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट आर मोर इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीजन देन फूड। समझ गए बच्चों कि ये फूड से पहले कहीं
ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको बोला गया है सैक्रिफिशियल मटेरियल एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये अपने आप में ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोक लेते हैं, तो इनको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। समझ गए बच्चों, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि खाद्य पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया को रोक दें, मींस ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होने से रोक दें। ऐसे रसायन जो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं, खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकते हैं, इन्हें बलिदानी खाद्य परिरक्षक भी कहते हैं। जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, इसका यूज होता है एडिबल ऑयल, फैट्स और बटर के प्रिजर्वेशन में। ऐसे है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ये भी इसी तरह का एक प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा है प्रोपाइल गैलेट, PGA लिखा होता है, ठीक है, प्रोपाइल 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोएट, इसका यूज भी, ठीक है, ऑयल और फैट के जो है इनमें यूज होता है। इसके अलावा ये है ऑक्टाइल गैलेट OGA, इसका भी यूज इसी तरह से होता है। विटामिन E जो होता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट आ चुका है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारी बॉडी में, तो विटामिन E इज द नेचुरल ऑक्सीडेंट, हमें बूढ़ा होने से बचाता है, इसलिए आप अपने इस बॉडी में विटामिन E का जो है ज्यादा से ज्यादा स्टोर करें, बढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि आप काफी लंबे समय तक बूढ़े नहीं हो पाओगे। फिर है साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये बता दूं SO2 और सल्फाइड, जो सल्फाइड के एलिमेंट्स के सल्फाइड्स हैं, इनका यूज होता है किसमें, बियर और वाइन में एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, तो एक तो इनके एग्जांपल्स याद रखने, इसमें ऑब्जेक्ट आता है इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है या इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो ये सब ध्यान रखना है। तो यहां तक लिखना है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, कृत्रिम मधुरक। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या स्वीटनिंग एजेंट्स, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड किए गए हैं और शुगर से कहीं ज्यादा क्या होते हैं, स्वीट्स होते हैं, मीठे होते हैं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा स्वीटर होते हैं और शुगर के सब्स्टिट्यूट्स के फॉर्म में यूज होते हैं। जो फूड मटेरियल है, बीवरेज है, इसमें शुगर की जगह यूज होते हैं, तो ये कहलाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। द केमिकल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड एंड मोर स्वीटर देन शुगर एंड यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट्स फॉर शुगर इन फूड्स, बेवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बीवरेज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या स्वीटनिंग एजेंट। समझिए बच्चों कि ऐसे केमिकल्स जो सिंथेसाइज्ड किए गए हैं, शुगर से कहीं ज्यादा स्वीटर हैं और इन्हें जो फूड मटेरियल है, बीवरेज है, इसमें शुगर के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज होते हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये जो होते हैं किसी भी प्रकार की जो फूड मटेरियल है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेंज नहीं करते, क्योंकि इनमें न्यूट्रिटिव नेचर नहीं होता और ये मेनली डायबिटिक पर्सन या फिर ऐसे पीपल्स जो कि अपनी कैलोरी को कंट्रोल करते हैं, उनके लिए ही यूजफुल होते हैं। समझ गए ना, इनमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ऐसे में ये बॉडी में किसी प्रकार की कोई कैलोरीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं। डायबिटिक पर्सन इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर वो शुगर यूज करेंगे तो डायबिटिक जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी डायबिटीज, और ऐसे में अगर हम इनका यूज करेंगे तो ये बॉडी में बिना डाइजेस्ट हुए यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, मींस ये केवल टेस्ट में मीठे होते हैं। तो समझिए बच्चों कि ऐसे, तो ये दे आर नॉट इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड बिकॉज दे हैव नॉन न्यूट्रिटिव नेचर। दे आर यूज्ड फॉर डायबिटिक पर्सन एंड पीपल्स हु नीड टू कंट्रोल इंटेक द कैलोरीज। समझ गए बच्चों यहां तक बात कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि संश्लेषित किए गए हैं, शर्करा से ज्यादा मीठे हैं और खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में शर्करा के प्रतिस्थापी के रूप में यूज होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कृत्रिम मधुरक। ऐसे रासायनिक पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ जो शर्करा से अधिक मीठे हैं, खाद्य पदार्थों में शर्करा के प्रतिस्थापी के रूप में यूज होते हैं, कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। ये खाद्य पदार्थ जो हैं पोषक मान नहीं बढ़ाते, मतलब है कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, उसमें किसी प्रकार की पोषक वैल्यू नहीं बढ़ाते क्योंकि इनमें कोई पोषक गुण नहीं है। ये मधुमेह रोगियों द्वारा या कम कैलोरी युक्त करने
वाली व्यक्तियों से उपयोग किए जाते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट है सैक्रिन, एस्पार्टिन, सुक्रोलोज, एलिटेम और साइक्लामेट। इनको हम थोड़ा अलग से समझ लेते हैं, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं सैक्रिन के बारे में। सैक्रिन जो होती है, ये है इसका फॉर्मूला ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड। बेंजीमाइड रिंग में है, अगर खुली होगी तो बेंजामाइड होता, तो ये ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड है। ओके, इसका जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है, मींस यहाँ H हट के Na आ जाए इस तरह से, तो ये वाटर सॉल्युबल है, जबकि ये वाटर इनसॉल्युबल है, बहुत ही स्पोरेंगली सॉल्युबल है, मींस ऐसा भी कह सकते हैं। अगर इसका सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ले लें तो ये वाटर सॉल्युबल है, और इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे एक तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर सबसे पहले यही बनाया गया था। इसकी जो स्वीटनिंग पावर है वो 530 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। शर्करा से 530 गुना अधिक मीठा है। इट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड फ्रॉम बॉडी इन यूरिन, शरीर में बिना किसी चेंज के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और वाइडली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट, सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला मधुरक है। समझ गए बच्चों। दूसरा है एस्पार्टिन, दूसरे नंबर पे इसका यूज होता है। इट इज 100 टाइम्स मोर स्वीटनर देन शुगर, शर्करा से लगभग 100 गुना अधिक मीठा है। इट यूज्ड जो है लिमिटेड, समझ गए, टू कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टाइम। इसका ज्यादा यूज नहीं हो पाता, इसका केवल कोल्ड फूड्स, ठंडे खाद्य पदार्थों में बच्चों, और बीवरेज में मींस सॉफ्ट ड्रिंक्स में यहाँ तक ही यूज है। क्यों? अगर हम इसे कुकिंग में लें और इसको हीटेड करें तो ये डिकम्पोज्ड हो जाएगा, अनस्टेबल है। समझ गए बच्चों। इसका उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों, शीतलपेय की सीमित है। क्यों? क्योंकि खाना पकाने के ताप पर ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, स्थायी नहीं है। और ये भी वाइडली यूज्ड स्वीटनर्स, समझ गए ना। तो दो बता दी मैंने, हम और लिखें। इसमें जो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्वीटनर है जो अपने कुकिंग टाइम पर डिकम्पोज्ड हो जाता है या अनस्टेबल है, तो ध्यान रखना है एस्पार्टिन, जबकि इसमें ऐसा नेचर नहीं होता है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है एलिटेम। एलिटेम बहुत ही हाई पोटेंसी स्वीटनर है। क्यों? और इस पोटेंसी के कारण ही इसकी जो स्वीटनेस है फूड में कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड, ठीक है, इज डिफिकल्ट बाय यूजिंग इट। जब हम इसका यूज करें तो इतना मीठा है कि हम इसकी मिठास को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीनी है, शर्करा है, शुगर है, उससे 2000 टाइम मोर स्वीटर है। समझ गए ना। तो ये समझ गए बच्चों कि ये बहुत ही मीठा मधुरक है। इसकी मिठास को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह शर्करा से 2000 गुना मीठा है। नेक्स्ट है सुक्रोलोज। आप देखोगे शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, वर्चुअली सुक्रोलोज ही होता है। इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ शुगर। इट अपीयरेंस एंड टेस्ट लाइक एज शुगर। शर्करा जैसा ही दिखता है और उसके जैसा ही मीठा है। स्टेबल इन कुकिंग टाइम, और ये कुकिंग टाइम में स्टेबल है, इसलिए इसका यूज जो है कुकिंग टाइम में खाना बनाने में भी यूज किया जा सकता है। इट इज 600 टाइम्स मोर स्वीटनर देन शुगर। समझ गए बच्चों। ये शर्करा का ट्राइक्लोरो भी बना है, मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये शर्करा के समान दिखने वाला और स्वाद में भी शर्करा जैसा होता है, और ये कुकिंग टाइम में विघटित नहीं होता, स्टेबल है, और शर्करा से 600 गुना कम ज्यादा मीठा है। ये है, देखो सुक्रोज में यहाँ OH होता है, ओके, यहाँ OH होता है, यहाँ OH, मतलब ये फ्रक्टोज पार्ट है और ये ग्लूकोज। लेकिन यहाँ का OH-HCl, यहाँ का OH-HCl, यहाँ का OHCl। तो ये सुक्रोज जैसा ही स्ट्रक्चर है, और इसका यूज इस तरह से किया जाता है स्वीटनर में। और एक है साइक्लामेट, तो ये बैंड कर दिया गया है स्वीटनर एजेंट के फॉर्म में, क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है। समझ गए ना। तो इसलिए अब ये बंद कर दिया गया। तो यहाँ तक नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट केमिकल्स के बारे में आते हैं, और ये है क्लीनिंग एजेंट्स, स्वच्छताकारी अभिकर्मा। समझ गए ना। अब हम लेंगे क्लीनिंग एजेंट्स। तो देखो बच्चों, ऐसे केमिकल्स जो कि क्लॉथ की सरफेस या किसी भी सरफेस से डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, और जो
वाटर में क्लीनिशिंग एक्शन शो करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लीनिशिंग एजेंट। समझ गए ना? ऐसे केमिकल्स जो कि क्लॉथ की सरफेस से या किसी भी सरफेस से जो डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये वाटर में क्लीनिशिंग एक्शन शो करते हैं, उनको बोलते हैं क्लीनिशिंग एजेंट। समझे बच्चों? ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जो कपड़ों की सतह से मैल कणों को हटाने में या किसी भी सतह से मैल कणों को हटाने में प्रयुक्त होते हैं और जल में स्वच्छताकारी गुण दर्शाते हैं, उनको बोलते हैं स्वच्छताकारी अभिकर्मक। केमिकल्स विच रिमूव डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ क्लॉथ और अदर ऑब्जेक्ट्स। समझ गए बच्चों कि हैव क्लीनिशिंग एक्शन इन वाटर, दे आर कॉल्ड डिटर्जेंट, आल्सो कॉल्ड डिटर्जेंट और क्लीनिशिंग एजेंट्स। ठीक है? और क्लीनिशिंग एजेंट, इनको क्लीनिशिंग एजेंट भी कहते हैं और डिटर्जेंट भी कहते हैं। सॉरी, क्लीनिशिंग एजेंट तो है ही, इसके अलावा इनको क्या बोला जाता है बच्चों? डिटर्जेंट्स। ऐसे रसायन जो कपड़ों या किसी भी सतह से मैल कणों को हटा दे, जल में स्वच्छताकारी गुण दर्शाएं, वही स्वच्छताकारी अभिकर्मक हैं, इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक मतलब साफ करने वाले। टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं सोप डिटर्जेंट्स, समझ गए ना? सोप डिटर्जेंट्स या इन्हीं को बोलते हैं सोप्स, और एक होता है नॉन सोपी डिटर्जेंट्स या इन्हीं को बोलते हैं सोपलेस सोप, साबुन अपमार्जक या साबुन रहित साबुन। अब हम फर्स्ट में आ जाते हैं सोप्स। तो सोप्स क्या है बच्चों? हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें लॉन्ग कार्बन चेन होती है, उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स, हायर फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट्स भी क्या कहलाते हैं बच्चों? सोप कहलाते हैं। जब ये सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं तो इसे बोलते हैं हार्ड सोप, और जब पोटेशियम सॉल्ट में हो तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट सोप। समझ गए ना? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर कॉल्ड सोप। ठीक है? सोडियम सॉल्ट कहलाता है हार्ड सोप और पोटेशियम सॉल्ट कहलाता है बच्चों सॉफ्ट सोप। उच्च बसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? कठोर, और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? मृदु। तो यहां तक नोट करें, फिर मैं एग्जांपल से बताता हूं। अब देखो बच्चों, अभी मैंने सोप का बताया, सोप के कुछ एग्जांपल हैं जैसे सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामिटेट, सोडियम ओलिएट। इसके अलावा इनके पोटेशियम सॉल्ट्स भी ले सकते हैं। समझ गए ना? अगर हम इनके पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं तो यही फिर हमारे जो है सॉफ्ट एसिड सोप बन जाएंगे। तो इस तरह से फिर आता है ये बनते कैसे हैं। तो एक होती है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन जो है ये ऑयल या जो फैट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, इन पर NaOH की रिएक्शन होती है और जब इनको हीटेड किया जाता है तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। समझ गए ना? इनका बेसिक हाइड्रोलाइसिस होता है और इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं ग्लिसरॉल और सोप में। ये सॉलिड फॉर्म में PPT के फॉर्म में आ जाता है और ये लिक्विड। इसमें जो सोप होता है, जब इसमें NaCl मिलाते हैं तो जो सोप है, ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा इसमें सोप सॉल्युबल कंडीशन में भी होता है। देखो ये तो PPT फॉर्म में लिखा है, सोप और ग्लिसरॉल सॉल्युबल कंडीशन में होता है, NaCl मिलाते हैं तो सोप PPT के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं सोप का प्रेसिपिटेशन। ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप क्या हो सकते हैं? 17 इस तरह से 35, 33, जो अभी मैंने पामिटेट है तो 15 वाला हो जाएगा इस तरह से। अब इसके टाइप्स में आ जाते हैं। तो होता है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप जो बाथरूम में यूज होता है या हम नहाने के लिए जो सोप यूज करते हैं वो कहलाते हैं टॉयलेट सोप। सोप मेड बाय द बेटर ग्रेड ऑयल और फैट। इनको अच्छे तेलों से बनाया जाता है और इनमें कलर या परफ्यूम्स मिला दिए जाते हैं। लक्स हो गया, ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे साबुन ऐड में लिखते हैं आप नहाने वाले, वो सब इसी में आते हैं। दूसरे होते हैं मेडिसिनल सोप। इनमें एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस, ओके, या फिर कोई मेडिसिनल सब्सटेंसेस है उनको मिला दिया जाता है और ये यूज होते हैं स्किन से डिसीजेस ना हो या हमें कहें कि हमारी बॉडी को सेप्टिक रखनी है तो इनका यूज होता है। जैसे सेवलॉन है, डेटॉल सोप है, लाइफबॉय है और भी बहुत सारे मेडिसिनल सोप्स आते हैं। प्रति जैविक या औसत पदार्थ मिला दिए जाते हैं। यहाँ तक आप लिख लें पहले। अब देखो बच्चों, सोप के और भी टाइप्स होते हैं। शेविंग सोप जो कि हम दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं, इनमें ग्लिसरॉल होता है जो कि उसको सूखने से बचाता है, झाग को, और रोजिन जो कि सोडियम रोजिनेट के फॉर्म में होता है और ये लेदर फॉर्मिंग होता है, मतलब ये झाग बनाता है और ये सूखने से बचाता है। ग्लिसरॉल और रोजिन बनाता है झाग।
दूसरा होता है लॉन्ड्री सोप्स, कपड़े धोने वाले, तो ये इनमें सोप तो रहेगा, इसके अलावा फिलर के फॉर्म में सोडियम रेजोनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स या सोडियम कार्बोनेट मिला होता है। और तीसरा है ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप जो होते हैं ये नॉर्मल सोप जो नहाने में यूज होते हैं, इनको क्या किया जाता है, ग्लिसरॉल या फिर हम कहें कि एथेनॉल में डाल दिया जाता है। जब वो घुल जाए और फिर इसको इतना एवोपोरेट करते हैं कि वो सॉल्वेंट हट जाए, तब बनते हैं ट्रांसपेरेंट सोप। मतलब जो सोप आर पार दिखता है ना, वो या अल्कोहल में बनाए जाते हैं या फिर ग्लिसरॉल में। अब आता है यूज ऑफ सोप इन हार्ड वाटर, कठोर जल में साबुन का उपयोग। तो ध्यान रखें, हार्ड वाटर वो है जिनमें इजी क्या नहीं आता, सोप लेदर, ऐसा पानी जिसमें जल्दी से झाग नहीं आता, वो क्या कहलाता है बच्चों, हार्ड वाटर। इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो सोप का जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, समझ गए बच्चों, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, और यही इसमें क्लीनिसिंग पार्ट है। समझ गए बच्चों, यही एक जो है स्वच्छताकारी पार्ट है साबुन का। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इस कार्बोक्सिलेट साबुन के साथ रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देते हैं और एक झाग के रूप में ये बाहर आ जाता है। और जब तक पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ये इसी तरह से सॉल्ट बनाता रहेगा और इसकी क्लीनिसिंग एक्शन जो है वो मिलेगी नहीं हमें। तो यही लिखा है कि हार्ड वाटर कंटेन ये आयंस, मतलब कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+, दे फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट with soap and insoluble salt separate as a scum in water and are useless in cleansing agent। वो जो बाहर आ रहा है, मतलब ये जो सॉल्ट बन रहा है, एक तो ये क्लीनिसिंग एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें यूजलेस है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वाटर हैंडल्ड गुड वॉशिंग, कठोर जल एक अच्छी धुलाई में बाधा पहुंचाता है, इसलिए हार्ड वाटर में सोप का यूज करना फॉर लॉन्ड्रीज ये बहुत ही अच्छा नहीं होता। तो ये इतना सा ध्यान रखना है कि ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, और ये जो क्लॉथ के फाइबर्स होते हैं उनमें चिपक जाता है, स्टिकी होता है ये, और इससे कपड़े डल दिखने लगते हैं। अगर हम साबुन से बाल धो लें तो आप देखते हैं डल से दिखने लगते हैं, मतलब रफ टाइप के बाल हो जाते हैं। रीजन यही है कि अगर ये आयंस हैं वाटर में तो वो इस तरह का एक स्कम बना के इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं और वो कपड़ों के रेसे में, बालों में चिपक जाता है, जिसके कारण ही रेसे डल दिखते हैं। तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, सोपलेस सोप। तो हैविंग क्लीनिंग प्रॉपर्टीज एज सोप बट एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप। समझ गए ना, ये ऐसे क्लीनिंग एजेंट हैं जो कि सोप जैसी ही प्रॉपर्टी रखते हैं, बट इनमें कोई सोप नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोला गया है, सोपलेस सोप। समझ गए बच्चों, साबुन के समान स्वच्छताकारी गुण है किंतु साबुन नहीं होता, इसलिए इनको बोला जाता है साबुन रहित साबुन। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट्स, ऋणायनी अपमार्जक, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन अल्कोहल हो सकता है या हाइड्रोकार्बन, अगर अल्कोहल है तो वो सल्फेट के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोकार्बन है तो सल्फोनेट के फॉर्म में रहेगा। जैसे ये CH3 CH2 होल 10 CH2 OCH3, समझ गए ना, होल 10 CH2, और ये देखो सल्फेट ग्रुप आ गया, तो ये कहलाएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। ओके, एक तो ये डिटर्जेंट है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक इसी तरह से ये है सोडियम डोडेकाइड, डोडेकाइड मतलब 12, और ये है बेंजीन सल्फोनेट, क्योंकि SO3 पार्ट है और Na, ये है एक डिटर्जेंट। तो ये एनायनिक फॉर्म में है। इनका जो मेन यूज है हाउस होल्ड वर्क में, मतलब डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर के फॉर्म में होता है। जितने भी वॉशिंग पाउडर आते हैं डिटर्जेंट फॉर्म में, उन सब में ये रहता है। इसके अलावा ये टूथपेस्ट में भी यूज होता है। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, एक और सेकंड टाइप है कैटायनिक डिटर्जेंट, धनायनी अपमार्जक। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन विद एसीटेट क्लोराइड या ब्रोमाइड। समझ गए ना कि जो अमाइंस होते हैं उनके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का ब्रोमाइड के साथ, क्लोराइड के साथ, एसीटेट के साथ बना हुआ सॉल्ट ही क्या कहलाता है बच्चों, कैटायनिक डिटर्जेंट। इनमें कैटायनिक पार्ट इनका जो होता है, ये जो कैटायनिक पार्ट है यही क्लीनिसिंग पार्ट होता है। मतलब जो कैटाइन है, कैटाइन क्लीनिसिंग
क्लीनिशिंग एजेंट, समझ गए बच्चों। जबकि अगर हम एनाइन में चले जाएं तो एनाइन इज क्लीनिशिंग एजेंट इन एनाइनिक डिटर्जेंट। एनाइनिक डिटर्जेंट में एनाइनिक पार्ट होता है क्लीनिशिंग एजेंट और इनमें कैटाइनिक पार्ट क्लीनिशिंग एजेंट होता है। ये जो यूज होते हैं हेयर कंडीशनर में यूज होते हैं। दूसरा इसके अलावा इनमें जर्मिसाइड्स प्रॉपर्टी होती है इसलिए हैंड वॉशिंग में यूज होते हैं और ये काफी महंगे होते हैं। मतलब एनाइनिक डिटर्जेंट के रिस्पेक्ट में ये काफी महंगे होते हैं बच्चों। एनाइनिक अपमार्जक जीवाणुनाश से होते हैं, इनका हैंड वॉश बनाने में किया जाता है। इसके अलावा है नॉन, ठीक है, आयोनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट में कोई आयन नहीं होता, ये स्टेरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन से या एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। ये है, ये जो लिखा हुआ है ये है स्टीरिक एसिड, ठीक है, और ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इनकी रिएक्शन से ये जो बना, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, और यही है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। समझ गए ना। इस तरह से इसका यूज होता है लिक्विड डिशवॉश वॉशिंग में, जो बर्तन धोने वाला लिक्विड आता है डिश वॉश, ठीक है। और इसके अलावा ये ग्रीस ऑयल इनको भी सरफेस से हटाते हैं। तो इस तरह से 3 टाइप्स की मैंने आपको जो है डिटर्जेंट्स बताए। ओके, इन्हें नोट कर। अब देखो बच्चों, कुछ एडवांटेज अगर हम देखें सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में तो क्या क्या है। पहला है कि दे कैन यूज्ड इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये दोनों में यूज हो सकता है, सॉफ्ट वाटर में भी हार्ड। जबकि जो सोप है वो मेनली कहाँ यूज होते हैं बच्चों, सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर में तो वो क्या हो जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बना के प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। मींस अगर हम कंपेयर करें तो डिटर्जेंट दोनों वाटर में यूज होते हैं, जबकि सोप केवल सॉफ्ट वाटर में यूज होते हैं। दूसरा है कि दे फॉर्म न्यूट्रल एक्वस मीडियम, ठीक है, विद वाटर। ध्यान रखें कि जो डिटर्जेंट है हमें वाटर में डिसॉल्व करें तो जो एक्वस मीडियम होगा वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, इसलिए मीडियम में किसी प्रकार का कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता और मीडियम कैसा बना रहता है, न्यूट्रल। जबकि सोप में अगर आप देखोगे तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है और हाइड्रोलिसिस से स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, मीडियम बेसिक हो जाता है। तो ये जो है न्यूट्रल रखते हैं मीडियम को, समझ गए। जबकि सोप का बेसिक होता है, इनका जली विलयन उदासीन होता है बच्चों। जबकि साबुन का जली विलयन कैसा होता है, क्षारीय। इसलिए इनको हम डेडिकेटेड जो क्लॉथ्स हैं जैसे कि वूल, सिल्क है, इनसे बने हुए जो क्लॉथ्स हैं उनको इसमें आसानी से धो सकते हैं, जबकि हम सोप में ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा है कि स्ट्रॉन्गर क्लीनिशिंग एक्शन देन सोप। साबुन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लीनिशिंग एक्शन रखते हैं, समझ गए बच्चों। साबुन से अधिक प्रबल स्वच्छताकारी गुण है। मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप, साबुन से कहीं ज्यादा घुलनशील है। और इनके लिए जो मटेरियल यूज होता है हाइड्रोकार्बन, वो काफी सस्ता होता है देन ऑयल और फैट के रिस्पेक्ट में। अब आता है कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ऐसे में वो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, समझ गए बच्चों। कुछ अपमार्जक जैव विघटित नहीं होते इसलिए जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अगर फॉस्फेट एडिटिव यूज किए जाते हैं डिटर्जेंट में तो ये जो एल्गी होता है उनके लिए एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऐसे में एल्गी ज्यादा से ज्यादा नदी के पानी में फैल जाती है और इससे वाटर पॉल्यूशन आ जाता है, समझ गए बच्चों। कि अगर इसमें फॉस्फेट एडिटिव मिले हुए हैं तो ये एल्गी कवक के लिए, कवक नहीं क्या, शैवाल के लिए किसका काम करते हैं, भोजन का। और पानी ऐसे में नदी की जल की सतह पर एक हरे रंग की लेयर बन जाती है और ये वाटर पॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। ये देखा गया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन यूज्ड इन द डिटर्जेंट देन डिटर्जेंट इज बायोडिग्रेडेबल। अगर ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में आता है कि डिटर्जेंट में अगर लंबी कार्बन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन्स यूज हुए हैं या अल्कोहल्स यूज हुए हैं तो ध्यान रखें ये बायोडिग्रेडेबल होंगे सोप के जैसे, क्योंकि साबुन में भी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स होते हैं और इनमें तो सोप और ये जो डिटर्जेंट्स है जिनमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है वो बायोडिग्रेडेबल है, अगर ब्रांच्ड चेन है तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, समझ गए बच्चों। कि बायोडिग्रेड, तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से नहीं हैं, कौन पॉल्यूशन लाता है। तो इस तरह से अगर कंपैरिजन करें सोप का तो देखो साबुन का यूज
केवल सॉफ्ट वाटर में होता है। डिटर्जेंट का यूज सॉफ्ट और हार्ड वाटर में होता है। सोप में बेसिक मीडियम हो जाता है, इसमें न्यूट्रल रहता है। सोप जो है बेसिक मीडियम हो जाने के कारण इसमें बहुत ही डेडिकेटेड जो फाइबर्स है, जैसे कि वूल है, सिल्क है, रेशम है, ठीक है, और जो है ऊन है, इनके कपड़ों का धुलाई नहीं कर सकते, जबकि डिटर्जेंट में दोनों कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि साबुन जो है बायोडिग्रेडेबल है, इससे पॉल्यूशन नहीं आता, बट जो ये होते हैं डिटर्जेंट, इनसे पॉल्यूशन फैलता है। तो इस तरह से सोप और डिटर्जेंट में कंपेयर अच्छी तरह से देख लें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लें, इनके टाइप्स, एग्जांपल मैंने सब आपको कंप्लीट बता दिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे डाइज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।